हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली शॉर्ट वीडियो में बताया था कि एक नई क्लास मैं आपके लेने आ रहा हूं बहुत दिनों के बाद। तो जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे थे वो था आपका कुमाऊं का चंद वंश। कुमाऊं का चंद वंश। इस टॉपिक पर मैंने आपको बताया था कि हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इसमें जो चंद राजा थे वो किस तरह से जो है उत्तराखंड में आए, उन्होंने किस तरह से अपना साम्राज्य का विस्तार किया और कहां से आए थे और कैसे कैसे वो उत्तराखंड में आए। और उनके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि उस वीडियो में हम उस क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से वो आए और उन्होंने किस तरह से अपना विस्तार किया और इसके हमारे पास जो है पुरातात्विक स्रोत हमारे पास क्या है इन्हें जानने के, लिखित स्रोत हमारे पास क्या है इन्हें जानने के। तो आज हम जो है उसी पर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि इनकी जो जानकारी है हमें किस किस स्रोतों से मिलती है, वो सब हम इनके बारे में जानेंगे। तो आप पहली जो हेडिंग है आप इसमें बनाएंगे वो होगी आपकी स्रोत, यानी कि हमारे पास क्या क्या स्रोत हैं इनको जानने के, कहाँ कहाँ से हम इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो स्रोतों को जो है हमने दो भागों में डिवाइड किया है अलग अलग, जिनके बारे में जिनसे हम इनका अध्ययन जो है वो आसानी से कर सके, सहूलियत के साथ हम जो है इनका अध्ययन कर सके। तो इसमें जो मैंने आपका पहला ए पॉइंट रखा है इसमें स्रोत में वो होगा आपका पुरातात्विक स्रोत। आप हेडिंग बनाए पुरातात्विक स्रोत, ये होगा आपका। यानी कि जो पुरातत्व के जो हमारे पास स्रोत है इसे जानने के लिए, चंद वंश को जानने के लिए हमारे पास जानेंगे कि पुरातात्विक जो स्रोत है वो हमारे पास क्या क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट बनाकर आप यहां पर लिखेंगे इसमें बालेश्वर मंदिर से प्राप्त, बालेश्वर मंदिर से प्राप्त, बालेश्वर मंदिर से प्राप्त कराचल देव का लेख, बालेश्वर मंदिर से प्राप्त कराचल देव का लेख। दूसरा पॉइंट लिखा आप इसमें वो होगा आपका बास्ते ताम्रपत्र, वो होगा आपका बास्ते ताम्रपत्र। इसमें फिर आपका यहीं पे होगा, इसी में डैश करके लिख सकते हैं या आप अलग भी लिख सकते हैं, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, गोपेश्वर त्रिशूल लेख। यहीं पे लिख सकते हैं आप बोध गया, बोध गया। यहीं पे लिखे आप पाभे ताम्रपत्र, पाभे ताम्रपत्र। पाभे ताम्रपत्र। फिर इसमें लास्ट पॉइंट लिखे आप अलग से, इसे लिखे आप इसमें सीरा क्षेत्र से प्राप्त, सीरा क्षेत्र से प्राप्त, सीरा क्षेत्र से प्राप्त, सीरा क्षेत्र से प्राप्त 1300, सीरा क्षेत्र से प्राप्त 1358 से 1357 तक, सीरा क्षेत्र से प्राप्त 1357 से 1358 तक मल्ला ताम्रपत्र, मल्ला ताम्रपत्र, मल्ला ताम्रपत्र, मल्ला ताम्रपत्र से भी इस वंश का इतिहास पता चलता है, मल्ला ताम्रपत्र से भी इस वंश का इतिहास पता चलता है। ये पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं कि जो सीरा का जो क्षेत्र है इसमें 1553 से 1557 का जो मल्ला ताम्रपत्र है उसमें भी इस वंश की जो है वो इतिहास इस वंश का दिया हुआ है। यानी कि चंद चंद्र वंश के इतिहास के राजाओं के बारे में जो उन्होंने कार्य किए थे उनके बारे में बताया गया है।
फिर लिखे आप इसमें पुरातात्विक स्रोत है जो आपका वो ये हो जाता है, बी पॉइंट बना के लिखे आप लिखित स्रोत, यानी कि इस वंश के हमारे पास लिखित जो स्रोत है वो हमारे पास क्या क्या है, किस आधार पर हम इस वंश का जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, कहां से इस वंश की जानकारी हमें पूरी तरह से मिल रही है, वो हम जो है वो लिखित स्रोत में देखेंगे। इसमें आप पहला पॉइंट लिखिए, मानवोदय काव्य, मानवोदय काव्य अथवा ज्ञानोदय काव्य, मानवोदय काव्य अथवा ज्ञानोदय काव्य चंद राजाओं की मानवोदय काव्य अथवा ज्ञानोदय काव्य में चंद वंश की राजाओं की प्रणाली दी गई है, राजाओं की प्रणाली या वंशावलियां दी गई है, चंद राजाओं की वंशावलियां दी गई है। दूसरा पॉइंट लिखे आप इसमें, भारती चंद, भारती चंद तो जो था वो इसी वंश का एक राजा था, तो उसने एक पवाड़ा का जो है वो एक लिखित स्रोत है उसका, जिसमें लोकगीत और लोक गाथाएं हैं, उसमें भी इस वंश का जो है वो चर्चा की गई है। तो वही पॉइंट मैं आपको इसमें लिखवा रहा हूं कि लिखो आप भारती चंद के पवाड़ा लिखित स्रोत में लोकगीत एवं लोक गाथाओं में चंद वंश की यश गाथाओं का वर्णन है, चंद वंश की यश गाथाओं का वर्णन है। तो यहां तक था जो है वो मैंने आपको समझा दिया है कि चंद वंश के जो वंश है, जो इसका जो इतिहास है वो हमारे पास कहां कहां से इसकी हमें जानकारी मिलती है। मैंने आपको पुरातात्विक स्रोत में बता दिया, कराचल देव, बास्ते ताम्रपत्र, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, बोध गया पाभे ताम्रपत्र और सिरा के क्षेत्र से 1553 से 1557 तक मल्ला ताम्रपत्र में भी इनकी जानकारी मिलती है। ये हमारे पास हो गया इसका पुरातात्विक स्रोत, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लिखित स्रोत। लिखित स्रोत में हमने देखा कि जो मानवोदय काव्य है और जो आपका ज्ञानोदय काव्य है, इसमें भी इनकी चर्चा की गई है, ठीक है। और जो आप बताया गया है कि भारती चंद का जो पवाड़ा जो ताम्रपत्र है, लिखित स्रोत है जो, उसकी लोक गाथाओं में और जो लोक गाथा थी इनकी और लोकगीत है उनमें भी इस वंश की चर्चा की गई है। अब जो है हम इनकी जो है वो राजधानी के बारे में इनका अध्ययन करेंगे कि इनके राजाओं ने कहां पर अपनी राजधानी जो है स्थापित की थी, कहां से इन्होंने परिवर्तित की थी। तो हम इनका आप हेडिंग डालोगे चंद राजाओं की राजधानी, चंद राजाओं की राजधानी, यानी कि इसमें हम सिर्फ ये अध्ययन करेंगे कि जो चंद राजा थे इन्होंने अपनी राजधानी कहां से कहां पर बनाई और कहां से इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, ठीक है जी। तो आप इसमें लिखेंगे, आप पहला पॉइंट लिखेंगे, आपने हेडिंग बना ली होगी चंद राजाओं की राजधानी, उसमें पहला पॉइंट लिखे आप प्रारंभिक राजधानी, यानी कि इनकी जो सबसे प्रारंभ की जो राजधानी थी, सबसे पहले जो राजधानी राजाओं ने रखी, जो संस्थापक ने रखी, वो कौन सी थी, वो लिखो आप। इनकी प्रारंभिक राजधानी चंपावत नदी के तट पर, इनकी प्रारंभिक राजधानी चंपावत नदी के तट पर चंपावत नगरी थी, चंपावत नगरी थी इनकी प्रारंभिक राजधानी, इनकी प्रारंभिक राजधानी चंपावत नदी के तट पर चंपावत नगरी थी, चंपावत नगरी थी। दूसरा लिखे दूसरी राजधानी, दूसरा पॉइंट में लिखे आप दूसरी राजधानी देवी सिंह के समय, दूसरी राजधानी देवी सिंह के समय देवीपुर, देवी सिंह के समय देवीपुर, ब्रैकेट में कर लेना आप अल्मोड़ा, इनकी दूसरी राजधानी देवी सिंह के समय देवीपुर, ब्रैकेट में कर लेना आप अल्मोड़ा।
भी रही है। इनकी दूसरी राजधानी देवी सिंह के समय देवीपुर ब्रैकेट में अल्मोड़ा भी रही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, जो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए वो होगा आपका बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद के द्वारा, बालो कल्याण चंद जो था वो चंद वंश का ही एक राजा था। ठीक है जी, बाद में हम इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। यहाँ केवल हम राजधानी की जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन्होंने जो इनकी राजधानी थी वो कहाँ कहाँ पर इन्होंने स्थानांतरित की, कहाँ कहाँ पर इनकी राजधानी रही, और आखिर में आकर किस राजा ने जो है वो राजधानी एक ही जगह पर स्थानांतरित कर दी। यानी कि उसके बाद राजधानी ना तो पहले बनाई गई ना बाद में राजधानी बनाई गई। ठीक है जी, तो वही पॉइंट हम यहां पर लिख रहे हैं कि लिखो आप, बालो कल्याण चंद के द्वारा राजधानी को, बालो कल्याण चंद के द्वारा राजधानी को, बालो कल्याण चंद के द्वारा राजधानी को पूर्ण रूप से अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया। बालो कल्याण चंद के द्वारा राजधानी को पूर्ण रूप से अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया या स्थापित कर दिया। ये आपके पास सवाल आ सकता है कि वो चंद वंश का कौन सा राजा है जिसने राजधानी को पूर्ण रूप से अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया। तो उत्तर क्या होगा आपका, बालो कल्याण चंद। यहीं पर एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको सवाल बदल देगा। वो क्या सवाल कर देगा, वो सवाल ये कर देगा कि चंद वंश का वह कौन सा राजा है जिसने पूर्ण रूप से राजधानी अल्मोड़ा में स्थापित कर दी। तो क्या उत्तर होगा, बालो कल्याण चंद ने। और पूछ लेगा कि बालो कल्याण चंद ने पूर्ण रूप से राजधानी कहां पर स्थापित की, तो कहां पर स्थापित की थी, अल्मोड़ा में स्थापित की थी। तो ये एक ही उत्तर से दो अलग अलग सवाल बन सकते हैं, आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ठीक है जी, दूसरे लिखो, इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी, इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर थी, इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर थी। इसी में एक पॉइंट लिखो फिर आप, प्रशासनिक भाषा, इनकी प्रशासनिक भाषा कुमाऊनी थी। यानी कि कुमाऊं के चंद वंश थे तो प्रशासनिक भाषा भी क्या होगी, कुमाऊनी। तो इनकी प्रशासनिक भाषा कुमाऊनी थी, इनकी प्रशासनिक भाषा कुमाऊनी थी। दूसरा पॉइंट लिखा आप इसी में, इनकी कुल देवी, इनकी कुल देवी नंदा देवी थी। इनकी कुल देवी नंदा देवी थी, इनकी कुल देवी नंदा देवी थी। ठीक है जी, इनकी कुल देवी कौन थी, नंदा देवी। तो अब आप एक हेडिंग बनाए और उसके बाद जो है आप अपनी पेन कॉपी जो है 1-2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। संस्थापक, ठीक है जी, किसके संस्थापक, चंद वंश का संस्थापक। जैसा कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट वीडियो में, आपको मैंने ये थोड़ी सी जानकारी दे दी थी बहुत ही शॉर्ट में कि इनकी जो है राजधानी नहीं, इनका जो संस्थापक था वो कौन था। तो संस्थापक को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कुछ इतिहासकार जो है वो मानते हैं कि जो चंद वंश का जो संस्थापक है वो है आपका कौन, सोमचंद। सोमचंद, कुछ इतिहासकार इसे संस्थापक मानते हैं और कुछ इतिहासकार जो है वो थोरचंद को संस्थापक मानते हैं। ठीक है जी, थोरचंद को ही थोरचंद भी कहा जाता है का फर्क है, बाकी सब सेम है। ठीक है जी, तो कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो चंद वंश का संस्थापक है जो वो आपका ये सोमचंद है। एक उत्तराखंड के बहुत बड़े ज्ञाता एक इतिहासकार है एटकिंसन। एटकिंसन जो महोदय हैं उन्होंने भी जो कहा है कि 1953, उन्होंने इनकी जो समय अवधि बताई है 953 ईस्वी, सॉरी 953 ईस्वी में बताया है कि चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था।
जो 953 ईस्वी में आया था। ठीक है जी। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार भी है संस्थापक कौन है, वो है आपका सोमचंद। लेकिन उन्होंने जो है जो समय अवधि है वो उन्होंने घटा दी। वो उन्होंने क्या कर दी, वो कर दी उन्होंने 700 ईस्वी। उन्होंने कब मानना है संस्थापक इसे, कि सोमचंद ने 700 ईस्वी में जो है चंद वंश की स्थापना की थी। लेकिन कुछ इतिहासकार जो हैं इन दोनों इतिहासकारों के विरोध में जाते हैं। किस किस के, एटकिंसन के भी और बद्रीदत्त पांडे के भी। उनमें से फ्रांसिस हैमिल्टन है जो, वो भी कहते हैं कि नहीं जी, इतिहास जो संस्थापक है वो तो थोरचंद है। फिर इन्हीं के जो सपोर्ट में आ जाते हैं डब्ल्यू फ्रेजर, वो भी कहते हैं कि मेरा भाई सही कह रहा है हैमिल्टन के संस्थापक तो थोरचंद है, सोमचंद नहीं है। फिर इनके और सपोर्ट में आ जाते हैं हर्षदेव जोशी, यशवंत सिंह, ये भी आके कहने लगते हैं कि नाजी संस्थापक थोरचंद है। अब काफी मतभेद हो गया, चार इतिहासकार कह रहे हैं कि संस्थापक जो है थोरचंद है, और दो संस्थापक जो दो इतिहासकार कह रहे हैं कि संस्थापक सोमचंद है। लेकिन किसकी बात मानी जाए अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो हम पढ़ाते हैं, जो हमें पढ़ाया गया है, वो पढ़ाया गया है कि जो चंद वंश का जो संस्थापक है वो सोमचंद है। अब इस पर काफी मतभेद है, अगर मैं चाहूं तो 1 घंटे की क्लास इनके संस्थापक पर ही बन सकती है पूरी, पर ऐसा नहीं करेंगे हम। उस जगह अपना दिमाग क्यों खराब करें जहां पर दिमाग न लगाकर भी काम चल जाएगा हमारा, है कि नहीं। अब इतिहासकारों ने बड़ी बड़ी किताबों में, अजय रावत की किताब में और बहुत सी किताबों में जो संस्थापक जो है इसे सोमचंद को मानकर चल रहे हैं वो, और लिखने में ये भी देते हैं कि थोरचंद है। अब अगर हम चंद वंश की वंशावलियां देखें तो उनमें जो आपका ये थोरचंद है भाई साहब, ये जो वाले ये आते हैं आपके 23वें नंबर पे। अब ये आते हैं पहले नंबर पे। अब मेरी राय है, ये मैं नहीं कहता कि मैंने किसी किताब में पढ़ा है या कहीं पे मैंने अपनी जगह पे बुलाया, मैं मानता हूं कि जो संस्थापक है वो तो है आपका सोमचंद ही है, बाकी थोरचंद भी है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। आप जैसे हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो केंद्र में जो है इतिहास पढ़ते हैं मुगलों का इतिहास, उसमें क्या आता है कि जो हम बाबर जो है 1526 में आता है और पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है जी। फिर उसके बेटे पर से गद्दी छिन जाती है। बेटा कौन था उसका, हुमायूं। हुमायूं पे से गद्दी कौन छीन लेता है, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं फिर गद्दी छीन लेता है। कैसे, बाबर ने युद्ध करके जो है अपनी सत्ता स्थापित कर ली लोधी वंश को मारकर। बाबर के बाद गद्दी पर बैठा हुमायूं, हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने अपनी वंश कर दी। यहां पर मुगल वंश समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। मुगल वंश समाप्त नहीं हुआ था, सिर्फ एक जो राजा है शेरशाह सूरी वो आया था। ठीक है जी। शेरशाह सूरी को हराकर फिर हुमायूं ने गद्दी प्राप्त कर ली थी। तो ये ऐसे ही होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जो है हुमायूं को भी संस्थापक मान ले, नहीं मान, संस्थापक तो एक ही रहेगा ना, बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। इसी तरह से ऐसे हुआ होगा कि थोरचंद से जो है वो गद्दी छिन गई होगी और इसने जो है फिर दोबारा से संघर्ष किया होगा और गद्दी प्राप्त की होगी कुमाऊं की चंदवंश की। तो इसे चंदवंश का जो है वो दूसरा संस्थापक मान लेते हैं। लेकिन इतिहासकारों की अपनी अपनी राय है, ज्यादा लंबे स्पीच जो है मैं इस पे नहीं दूंगा। अब डायरेक्ट आप एक काम करें, आप इसमें पहला हेडिंग बनाए सोमचंद संस्थापक में, सोमचंद हेडिंग बनाए आप और इसमें लिखे एटकिंसन के अनुसार, एटकिंसन के अनुसार ब्रैकेट में कर लेना 953, एटकिंसन के अनुसार 953 ईस्वी। फिर लिखो और एटकिंसन के अनुसार ब्रैकेट में 953 ईस्वी। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ब्रैकेट में कर लेना 700 ईस्वी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिखे अब आप, नहीं दूसरी हेडिंग बनाओ आप थोरचंद, हेडिंग बनाओ आप, दूसरा संस्थापक क्या है आपका, थोरचंद। इसमें लिखे आप यशवंत सिंह और हर्षदेव जोशी के अनुसार, यशवंत सिंह और
हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक थोरचंद था। चंद वंश का संस्थापक थोरचंद था। ठीक है जी, ये एक प्रमाण हो गया इसका। ठीक है जी, किस किस के अनुसार? हर्षदेव जोशी के अनुसार और आपका यशवंत सिंह के अनुसार जो संस्थापक था वो थोरचंद था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा आप इसी में, डब्ल्यू फ्रेजर के अनुसार, नहीं, डब्ल्यू फ्रेजर की एक रिपोर्ट, डब्ल्यू फ्रेजर की एक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, डब्ल्यू फ्रेजर की एक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813, डब्ल्यू फ्रेजर की एक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 के अनुसार प्रथम राजा चंद वंश का प्रथम राजा थोरचंद था। प्रथम राजा थोरचंद था जो 16-17 साल की उम्र में आया था यहां पे। ठीक है जी, फिर लिखे आप तीसरा पॉइंट इसमें, किंगडम ऑफ नेपाल, किंगडम ऑफ नेपाल, किंगडम ऑफ नेपाल 1881, 1881, 1881 में फ्रांसीसी हैमिल्टन भी थोरचंद को संस्थापक मानता है, थोरचंद को संस्थापक मानता है। ठीक है जी, अब एक बार और सुनो इसमें आप ध्यान से। इतिहासकार कहते हैं कि जब चंद वंश से पहले जो वंश था आपका, उसमें जो अंतिम राजा था वो था आपका ब्रह्मदेव। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रह्मदेव जो था उसका जो साम्राज्य था वो है बहुत ही अयोग्य था, वो उस पे साम्राज्य नहीं संभाला जा रहा था। तो उसके साम्राज्य में है जो वो आपकी क्या है, वो अशांति का काल फैल गया। जो राज्य थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे कि मैं क्यों इसके ब्रह्मदेव के अधीन रहूं, मैं क्यों ब्रह्मदेव को कर दूं। वो अपनी अलग जो है सत्ता बनाने लगे और उन्हीं पर वो राज करने लगे। अब ऐसा क्या हुआ, फिर पड़ोस का जो एक राज्य था उसने जो है वहां के नरेश ने अपने भाई को भेजा, और भाई कौन था वो भाई था सोमचंद। वो वहां पर गया, सोमचंद जो है उसने वहां पर जाकर क्या किया, एकदम से शांति बना दी। एकदम ऐसे नहीं चुटकी बजा से ही शांति हो गई, नहीं, मतलब कि कुछ दिनों के अंदर ही उसने पूरे साम्राज्य को मतलब वो है एकजुट कर लिया था और वहां पर शांति स्थापित कर दी थी। तो जैसे ही सोमचंद ने वहां पर शांति स्थापित कर दी तो इससे ब्रह्मदेव जो है वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने क्या किया कि लड़का समझदार है, ये जो है योग्य है, क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दूं। ब्रह्मदेव की सोच में चल रहा था ये। तो ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री चंपा का विवाह किससे कर दिया, सोमचंद से कर दिया। और सोमचंद को दहेज में जो है वो एक क्षेत्र दिया था चंपा, जिसे बाद में चंपावत भी कहते हैं। ठीक है जी, उसी के नाम पर पड़ा चंपावत। चंपावत इसे दहेज में मिला और सोमचंद ने चंपावत से ही अपने जो है राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था और अपना राजा बनने चल दिया था। ठीक है जी, एक इतिहासकार की ये राय है। दूसरा इतिहासकार भाई साहब काट करने पे आ जाता है कि नहीं जी, आपकी कैसे चलने दे हम, ना जी, हो नहीं पाएगा ऐसा। तो कि अशांति का काल था, सब छिन भिन हो रहा था, तुम अचानक से भगवान बन के आए, वह शांति बना दी, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो फिल्मों में होता है जी। उस इतिहासकार ने कहा कि ना जी ऐसे नहीं था। पूछा और कैसे था भाई, तू बता दे। उसने कहा कि ये तो तीर्थ यात्रा पे आया था जी, इसे तो भेजा गया था। तीर्थ यात्रा पे आए थे सोमचंद, और सोमचंद जैसे ही तीर्थ यात्रा पर आए उनकी भेंट हुई ब्रह्मदेव से। और ब्रह्मदेव ने देखा कि ये तो बड़ा धार्मिक आदमी है, बड़ा योग्य आदमी है, तो क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दूं। तो एक इतिहासकार कह रहा है कि ये जी शांति बनाने के लिए आया था, दूसरा कह रहा ना जी ये तो आपका तीर्थ यात्रा पे आया था।
लेकिन जो है अगर हम एंड की बात देखें कि कहना क्या चाहते हैं, दोनों कहते यही है कि ब्रह्मदेव जो था उसने अपनी पुत्री का विवाह चंपा का सोमचंद से कर दिया था और दहेज में चंपावत दिया था। ये बात दोनों इतिहासकारों की सही है, मतलब दोनों इतिहासकार एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक कहता है कि शांति बनाने आया था, शांति बना दी थी तो उससे खुश हुआ था। दूसरा कह रहा है कि ना जी, तीर्थ यात्रा पे आया था और उससे भेंट हुई थी और उसने उससे प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया था। ठीक है जी, ये होगी यहाँ तक की अब तक की इनके संस्थापक को लेकर, ये कैसे कैसे जो है उत्तराखंड में आए और इन्हें कैसे इन्होंने अपना राज्य जो है वो उसका विस्तार किया। ठीक है जी, अब आप इसमें लिखे सोमचंद। आज हम केवल एक ही राजा यहीं पे एंड कर देंगे। सोमचंद को पढ़कर कल जो है हम बाकी के राजा देखेंगे इनके। अब हेडिंग बनाया आप, पहला जो राजा होगा आपका इसमें जिसे सब संस्थापक मानते हैं वो है आपका सोमचंद। ठीक है जी, इसमें लिखें आप अब सोमचंद। सोमचंद चंद वंश का संस्थापक था। सोमचंद चंद वंश का संस्थापक था। 700 से 721 ईस्वी। सोमचंद चंद वंश का संस्थापक था 700 से 721 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, इसका विवाह कत्यूरी के अंतिम शासक, कत्यूरी वंश मैंने आपको पढ़ा था ना, वही है कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश। कत्यूरी के अंतिम शासक ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से हुआ था। इसका विवाह कत्यूरी के अंतिम शासक ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा आप, इसे दहेज में सुई का किला और चंपावत दिया था। इसे दहेज में सुई का किला और चंपावत दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, यह भगवान शिव का उपासक था। यानी कि जो है ये भगवान शिव को जो है वो बहुत ज्यादा मानता था, भगवान शिव की पूजा करता था। यह भगवान शिव का उपासक था। सोमचंद ने, नेक्स्ट पॉइंट, सोमचंद ने चंपावत में राजबुगा किला बनवाया था। सोमचंद ने चंपावत में राजबुगा किला बनवाया था। सोमचंद ने चंपावत में राजबुगा किला बनवाया था। इसी में लिखना कंटिन्यू, जो अंडाकार पद्धति में है, जो अंडाकार पद्धति में है, जो अंडाकार पद्धति में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा आप, सोमचंद ने राजबुगा किले पर 4 किलेदार नियुक्त किए थे। सोमचंद ने राजबुगा किले पर 4 किलेदार नियुक्त किए थे। 4 किलेदार नियुक्त किए थे। नंबर 1 कार्की, नंबर 2 बोरा, नंबर 3 तड़ागी, नंबर 4 चौधरी। सोमचंद ने राजबुगा किले पर 4 चौकीदार नियुक्त किए थे। नंबर 1 कार्की, बोरा, नंबर 2 तड़ागी और चौधरी। अब यहां पर आपसे जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। कैसे पूछेगा आपसे? वो पूछेगा कि राजबुगा किले पर किलेदार नियुक्त थे। राजबुगा, क्वेश्चन सुनना आप क्या कह रहा है कि राजबुगा किले पर किलेदार नियुक्त 4 किले, या ऐसे करें 4 किलेदारों में से नियुक्त थे। ऑप्शन आपको दे देगा ए, क्या दे देगा आपको? कार्की। ऑप्शन बी दे देगा आपको चौधरी। ऑप्शन सी देगा आपको ए बी दोनों, और ऑप्शन डी देगा आपको इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका?
जब आपने पढ़ रखा है कि 4 किलेदार नियुक्त किए थे उसने, पहला आपका कार्की, दूसरा बोरा, तीसरा तडागी, चौथा चौधरी। तो आप देख गए इसमें कि पहला कारगी के सही है भाई, ये है आपका चौथा चौधरी, यानी कि नंबर बी पे चौधरी। तो ऑप्शन सी देगा कि ए बी दोनों, यानी कि ए भी है और बी भी है, तो ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा आप, इन किलेदारों को, यानी कि वही भी पूछ सकता है कि इन किलेदारों को क्या कहते थे। इन किलेदारों को चार आल ब्रैकेट में कर लेना आप इन्हें चराल। इन किलेदारों को चार आल ब्रैकेट में चराल कहा जाता था, जो मूलतः नेपाल के थे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा आप, सोमचंद ज्योतिष के कहने पर, वो पॉइंट आ गया मैं आपको जो बता रहा था कि इतिहासकार कह रहा है कि ना जी ये तो भाई साहब जो है वो तीर्थ यात्रा पर आए थे। अब वही उसी की पुष्टि कर रहा है इतिहासकार कि अब कैसे बताओगे तीर्थ यात्रा पे आया था यार, क्या पॉइंट दूं। तो सोचा कि ये लिख दूं जो मैं लिखवा रहा हूं आपको। लिखो, सोमचंद ज्योतिष के कहने पर बद्रीनाथ यात्रा पर आया था। बद्रीनाथ यात्रा पर आया था। बद्रीनाथ यात्रा पर आया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा आप, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि कुमाऊं में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू की। तो आप यह ध्यान रखना कि किसने शुरू की थी, सोमचंद ने शुरू की थी सबसे पहले। ठीक है जी। पूछेगा आपसे कि सोमचंद ने कुमाऊं में सबसे पहले कौन सी व्यवस्था स्थापित की, पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की। या नाम दे के पूछ ले कि पंचायती राज व्यवस्था चंद राजाओं में सबसे पहले किसने स्थापित की, तो किसने स्थापित की, सोमचंद ने। लिखो पॉइंट, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था सोमचंद ने स्थापित की थी। सोमचंद ने स्थापित की थी या सोमचंद द्वारा शुरू की थी। दूसरी लिखे आप, सोमचंद के समय कुमाऊं में एपण कला। सोमचंद के समय कुमाऊं में एपण कला। एपण का मतलब है लेपना। गांव में जिसे कहते थे लिपण मार दी, गोबर की होती है ना जो। अब देखो जैसे होली दिवाली आ रही है, दिवाली पे देखोगे आपके घर में जो है गोबर से एक अलग सी और सुंदर सी आकृति बना दी जाती है ना, हाथ से लेप कर, उसे ये अपन कहते थे। जो अलग सी एक घर के द्वार पर जो है वो एक अच्छी सी मूर्ति, अच्छा सा डिजाइन बना देते हैं गोबर के द्वारा, उसमें थोड़ा लाल नीला रंग डालकर, तो उसे ही एपण कला कहते हैं या लीपना। इसकी शुरुआत किसने की थी, सोमचंद ने। तो उसमें लिखो आप, सोमचंद के द्वारा एपण कला की शुरुआत हुई थी। सोमचंद के समय एपण कला की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा आप, केपी नोटियाल के अनुसार सोमचंद ने जागेश्वर में मंदिरों का निर्माण करवाया था। केपी नोटियाल के अनुसार सोमचंद ने जागेश्वर में मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, सोमचंद ने 700 ईस्वी में सोमेश्वर मंदिर अल्मोड़ा का निर्माण करवाया था। सोमचंद ने 700 ईस्वी में सोमेश्वर मंदिर अल्मोड़ा का निर्माण करवाया था। यहां पर जो है सोमचंद के बारे में इतना ही इतिहासकारों ने लिखा है जितना मैंने आपको लिखवा दिया है। जो है अब इसके बाद जो राजा शुरू होगा आपका, इसके बारे में हम कल जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जान लेंगे इसके बारे में कि
कैसा राजा था या इसके बारे में क्या क्या है, बस 2 ही पॉइंट है इसके बारे में। अगर आप आज नहीं बस कल ही करेंगे, दो हेडिंग बना के छोड़ दे आप, आत्मचंद। ठीक है जी, आत्मचंद। और इसका टाइम पीरियड जो है वो 721 से आपका वो होगा आपका 740 तक। ठीक है जी, यानी कि 721 से 740 ईस्वी तक इसने जो है वो राज्यभार संभाला था। अब ज्यादा बड़ा तो नहीं था, अब इसके इसने गद्दी जो है अपने दूसरे जो है पूर्णचंद को गद्दी पर बैठा दिया था 18 साल की उम्र में। इसके बाद फिर एक राजा हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। वो राजा है आपका इंद्रचंद। इंद्रचंद जो है बहुत ही घमंडी राजा हुआ। वो अपने आप को इंद्र के समान समझता था, यानी कि मैं ही इंद्र हूं, मैं ही इंद्र भगवान हूं, अपने आप को इंद्र समझता था। उसकी प्रसिद्धि यह है कि उसके समय जो है वो रेशम का आयात निर्यात जो है वो चीन के साथ काफी अच्छा हो गया था, काफी बेहतर हो गया था, और उससे जो है चंद वंश की जो राज्य की आय थी वो बढ़ गई थी। तो उसके सर चढ़ गई थी दौलत। ठीक है जी। और इसी पे एक शेर है कि एक शायरा है बहुत अच्छी, और उनका शेर है कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो वही है बस, इंद्रचंद की दौलत नई नई तो थी नहीं, देखा जाए तो नई भी थी कि उस टाइम उसने रेशम का आयात निर्यात बढ़ा दिया था तो राज्य की आय बढ़ गई थी। तो उसी पे थी ये शायरी। आज के लिए इतना ही, कल हम शुरू करेंगे आत्मचंद से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी IAS विद वाकिब हासमी। थैंक यू।